करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना कर देश के विकास की मंगल कामना की। छावनी के रूप में, मेरठ कैंट के रूप में, मेरठ छावनी के रूप में इस तेजेंद्र इस इलाके को जानते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता था और इसी वजह से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का तोहफा और इसकी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मेरठ और इसके आसपास के जिलों में खेल सुविधाओं का होगा इजाफा। मेरठ के सरधना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय सरधना के सलावा और केली गांव में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम में से हर कोई खुश था जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतने मेडल जीते। हम में हर कोई गर्व से भरा था जब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक जितने मेडल जीते थे उससे ज्यादा मेडल हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पिछले पैरालंपिक में जीतकर दिखाए हैं। भारत आज अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। मेरठ में बनने वाला ये खेल विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की उस नीति के तहत है जिसमें खेल सुविधाओं का विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय प्रतिभाओं की धमक शामिल है। इसके तहत देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक इसका लाभ होगा और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं जिनको तलाश नहीं कर पाते हैं उनको तलाश करने में आसानी होगी, उनको तराशने में आसानी होगी और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने में आसानी होगी। मेरठ में बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। जो हमारे आसपास के अदर वहाँ भी जाते थे मेरठ वगैरह, तो अब यहाँ पे मतलब किसी पे सवारी नहीं थी कुछ भी, तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे युवा इंटरनेशनल खिलाड़ी तक हमें देखने को मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में। बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं को बहुत ज्यादा से ज्यादा खेलने को मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल, बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम की सुविधा होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वाश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 180 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। मेरठ से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 27,553 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 9,249 लोग स्वस्थ हुए हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 1007 नए संक्रमित मिले। राजधानी रांची में सबसे अधिक 495 मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में भी यह आंकड़ा 100 से अधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी कई कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इधर धनबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान 113 कोरोना मरीज मिलने के बाद कोविड महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और प्रशासनिक महकमे ने अपनी कवायद तेज कर दी है। जिले के हॉटस्पॉट पर संक्रमण की रोकथाम के लिए उपायुक्त के निर्देश पर सघन टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रामगढ़ में जिला प्रशासन ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। पतरातू लेक रिसोर्ट में वैसे पर्यटकों की एंट्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। जिला प्रशासन की ओर से लेक रिसोर्ट में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है तथा लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जो यहाँ रिजॉर्ट में दी जा रही है वो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में सैलानी नववर्ष मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग का प्रयास यही है और लोगों से अनुरोध भी यही है कि कोरोना के जो नॉर्म्स है उन नियमों का पालन करते हुए नववर्ष मनाएं और 100% वैक्सीनेशन का हमारा जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए आप निश्चित रूप वैसे लोग जो नहीं लिए हैं कोविड का इंजेक्शन उनको यहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था किए हैं। जितने पर्यटक हैं वो लोग इंजेक्शन लगाने के बाद ही अंदर प्रवेश करेंगे। प्रशासन का मुख्य काम है लोगों के जान माल की सुरक्षा करना। तो हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं प्रचार प्रसार करके कि वे लोग इंजेक्शन लें, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करेंगे। और जो ले लिए हैं कृपया दिखाएंगे कि हम मोबाइल में मैसेज कि हम। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपनी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। मामलों के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वो होटल के कमरों तथा सरकारी और निजी क्षेत्र में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करने पर विचार करें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और आम जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। राज्यों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड के सभी मौजूदा केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा कि वो ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करें। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को कोविड के विरुद्ध संघर्ष में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,45,44,13,005 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 145.44 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 351वें दिन कल 25,75,225 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। पंद्रह से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कल से कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अभिभावकों से बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है।
15 से 18 साल तक के बच्चों का कोविन पोर्टल पर शनिवार यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पूरे देश में कुल 7,40,56,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। 3 जनवरी से ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अलग से टीकाकरण टीम होगी और अलग से लाइन होगी। बच्चों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पालक या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल का आईडी जरूरी है। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक टीकाकरण साइट पर 3 रूम होंगे। पहले रूम में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में टीका लगेगा और तीसरे रूम में निगरानी होगी। टीकाकरण के बाद बच्चों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में बैठाया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके बच्चे का नाम, उम्र समेत सभी जानकारियां देनी होंगी। कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे पिन कोड के लिए डालना होगा। OTP नंबर डालने के बाद आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा। देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए निजी क्षेत्र भी सहयोग कर रहे हैं। टाटा ब्लूस्कोप स्टील ने जमशेदपुर ब्लड बैंक को 2 डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए हैं। इन डीप फ्रीजर में रक्त को सुरक्षित तरीके से रखा जा सकेगा, साथ ही इसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। कि जब गांव का आदमी आपके सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता अधिकार लेकर, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए? आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। का साड़ी मिल है लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और यह स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। खूंटी में घटना को अंजाम देने की योजना बनाते PLFI का एरिया कमांडर समेत 5 नक्सली धर दबोचे गए। इन नक्सलियों में एक नाबालिग सदस्य भी शामिल है। इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के पास से हथियार समेत कुछ अन्य सामग्रियों की भी बरामदगी हुई है। पुलिस पूछताछ में इन नक्सलियों ने कई राज खोले हैं, जिसका सत्यापन कर कार्रवाई की जा रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। संथाल परगना के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जामताड़ा कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि पिछले 24 घंटे के अंतराल में 4 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि चारों संक्रमित एक ही परिवार के हैं। इसके साथ ही जामताड़ा में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस 16 हो चुका है और लोगों से अनुरोध है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सर्दी, खांसी या बुखार के कोई भी सिम्टम्स आने पे अग्रसर होकर अपना टेस्ट करें। जमशेदपुर में कोरोना के 123 पॉजिटिव मामले मिले, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। यहाँ पर 7 माह बाद इतने केस मिले। ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर प्रशासन सतर्क है। पलामू में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पुलिस जवानों द्वारा लोगों को मास्क और गुलाब का फूल देकर उनसे कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने की अपील की जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रामगढ़ में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के टीकाकरण के वास्ते सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से किशोरों को निर्धारित केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे, जिसकी सूची जारी की गई है।
देवघर के उपायुक्त ने नववर्ष के अवसर पर प्रोजेक्ट पंछी के तहत बच्चों के बीच केक, बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर नववर्ष की बधाई के साथ बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा के महत्व व कोविड नियमों के पालन पर जोर दिया। सिमडेगा के उपायुक्त ने नववर्ष के मद्देनजर भीड़भाड़ वाले स्थानों का जायजा लिया, साथ ही कोरोना जांच शिविर की जानकारी ली। उन्होंने केलाघाट पर्यटक स्थल के समीप अवस्थित केंद्रीय विद्यालय में रिक्त भूमि पर किए जाने वाले कार्यों का भी निरीक्षण किया। लातेहार में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बसों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। बस में बिना मास्क लगाए यात्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभिन्न बसों के संचालकों पर कुल 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट मास्क की जाँच की गयी। राज्य के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे विशेष रूप से वंचित वर्गों की परेशानी बढ़ गई है। दुमका काटीकुंड पुलिस द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और जैकेट का वितरण किया गया। खूंटी के सुदूर इलाकों में हर स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियानों के फलस्वरूप टीकाकरण में वृद्धि हुई है। कोरोना मुक्त खूंटी के संकल्प के साथ जिला प्रशासन की टीम द्वारा आमजनों को प्रोत्साहित करते हुए घर घर जाकर और खेत खलिहानों में पहुंचकर योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। पलामू मेदिनीनगर के शहर वासियों को नववर्ष के अवसर पर चियाकी पार्क के रूप में एक नई सौगात दी गई। नववर्ष पर स्थानीय लोग अपने परिजनों, दोस्तों के साथ पार्क पहुंचे और लुत्फ उठाया। राज्य सरकार ने एक बार फिर छात्रवृत्ति आवेदन के वास्ते ई कल्याण पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। मंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि छात्रों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में अनेक हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। झारखंड में भी सर्द हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में न्यूनतम पारा गोते लगाने को मजबूर है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होने से ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ने से मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसे लेकर एहतियात बरतना जरूरी है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और बच्चों में खासकर सर्दी, बुखार, इस तरह के जो एलर्जी होते हैं वो काफी देखने को मिलता है। तो इस दौरान किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज सुंदरम जी हैं। सर, किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए? हाँ, जैसे अभी जाड़ा विंटर की शुरुआत हुई है तो उसमें ना सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों और बड़ों दोनों में आ रहा है और साथ साथ बच्चे में सीजनल कोल्ड डायरिया जो वायरल रिलेटेड हो सकता है या इन्फेक्शन से होता है, उन दोनों केसेस काफ़ी ज़्यादा में इधर आने लगे हैं। तो एहतियात के तौर पे हम अपना खान पान का ध्यान रखेंगे ताकि इधर उधर की बाहर पार्टियों के खाना नहीं खाएंगे तो पेट आपका ठीक रहेगा और मास्क वगैरह वियर करेंगे और प्रॉपर गर्म कपड़े पहनेंगे तो आप ठंड से बच सकते हैं। होता है बच्चे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा गर्मी लगता है, अपना स्वेटर या जैकेट उतार देते हैं जिससे उन्हें ठंड लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पे प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े पहने, अपने कान और सर को ढक के रखें तो ठंडे से भी बचाव होगा। और इन्फेक्शन जब भी हो किसी तरह से तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से आराम से निजात पा सकते। इस बीच में लोगों को डर लगता है कि मुझे वायरल हुआ है कि कोविड है, तो दोनों के सिम्टम लगभग मिलते जुलते हैं। आपको अगर सिम्टोमेटिक इलाज से अगर 2-4 दिनों में नहीं होता है और सांस लेने में परेशानी होती है, कुछ तरह की दिक्कत होती है तो चिकित्सक से मिले और डरे नहीं, निडर रहें। सारा चिकित्सा, प्राइमरी केयर हेल्थ वर्कर और सिस्टम आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने बरहीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण तथा 1 रजत पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। तो कभी नहीं सोचे थे कि आगे जाके गोल्ड मेडल जाके जीत सकेगी, हमें तो भरोसा नहीं था, पर मेरी बेटी ने कर दिखाया। हम बहुत खुश हैं और ये आगे करते रहेगी। आप उम्मीद जाग गया है कि अभी आगे बढ़ेगी और करेगी, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम लोग मना करते थे इसको कि ये संभव नहीं है, नहीं कर पाएगी, पर ये अपने हौसला पर बुलंद रही और आगे बढ़ी, आगे ले गई हम लोग को भी साथ। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए बापू ने पश्चिम बंगाल में किन लोगों के लिए निकाला था शांति मार्च। 2 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल में दंगा पीड़ित क्षेत्रों में
शांति मार्च शुरू किया था। महात्मा गांधी की जय। 1947 में भारत में अनिश्चितता का अंधियारा छाया हुआ था, क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ भी निश्चित नहीं था। जब बंगाल से विचलित करने वाले समाचार आने लगे तो गांधी ने अपनी सभी योजनाएं रद्द कर दी और दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जाने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में उन्होंने देखा कि देशवासियों के दिलों में किस कदर भय, नफरत और हिंसा समा गई है। वे गांव-गांव गए और राजनीतिक धरातल से परे जाकर मानवता के लिए शांति के मुद्दे उठाए। उन्होंने निवेदन किया कि सभी दलों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सभ्य जीवन की मर्यादा तार तार न होने पाए। गांधी जी की उपस्थिति ने पूर्वी बंगाल के गांव में अच्छा काम किया और लोगों के बीच तनाव और गुस्से को शांत किया। आज हम स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण महताब को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई थी। वे उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। महताब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गए। हरे कृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगरपाड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसी साल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कैद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ओडिया में अनुवाद किया। उन्होंने भगवत गीता को ओडिया में काव्य रूप में लिखा। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने पर महताब ने कुछ समय महात्मा गांधी के साथ बारडोली में बिताया। उन्होंने गांधी जी के विचारों और दर्शन की तरफदारी में रचना पत्रिका प्रकाशित की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वे 2.5 साल तक अहमदनगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किए गए। महताब ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अप्रैल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़कर वे पुनः ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान महताब ने रियासतों के विलय और एकीकरण, कटक से हटाकर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना को स्वीकृति और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1962 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम महान स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक मन्नत्तु पद्मनाभन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के कोट्टयम में हुआ था। पद्मनाभन को दूरदृष्टा सुधारक माना जाता है, जिन्होंने नायर समुदाय को नायर सर्विस सोसाइटी के तहत संगठित किया। पद्मनाभन ने सामाजिक असमानता से भी संघर्ष किया। 1924 में उन्होंने वायकॉम सत्याग्रह में भाग लिया तथा कथित निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग करते हुए वे 1931 में गुरुवयूर सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अपना पारिवारिक मंदिर सबके लिए खोल दिया। 25 मई 1947 को पद्मनाभन ने अलप्पुझा के मुतुकुलम में प्रसिद्ध मुतुकुलम भाषण दिया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर 14 जुलाई 1947 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता के बाद पद्मनाभन राजनीति में आ गए और लोगों की सेवा करते रहे। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों ने नजीर पेश करते हुए केरसई प्रखंड में जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे रुंगुडेरा गांव में सामूहिक रूप से श्रमदान कर हॉकी के लिए खेल मैदान बनाने की शुरुआत की।
इस खेल मैदान का निर्माण कार्य इस महीने के अंतिम तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव है। और हमारे गांव में दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर काली पलटन मंदिर में की पूजा अर्चना। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। राज्य में कोरोना के 1007 नए संक्रमित मिले। रांची में सर्वाधिक 495 मामलों की पुष्टि। केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। खूंटी में पीएलएफआई का एरिया कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। हथियार और अन्य सामग्री बरामद। और देश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। 2-3 दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में, जहाँ गीत है, संगीत है और कुछ प्यारी प्यारी बातें भी हैं। फिल्मी गीतों में सावन के झूले हैं, विरह की आग है और बागों की बहार भी है। प्यार के नगमों की तो ऐसी धुनें बनी कि युवा उसमें खो गए। अब जब प्यार की बात आ गई है तो लेकर हम दीवाना दिल आ गए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात का ये खूबसूरत नगमा।